नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल पे। और दोस्तों आज हम देखेंगे इथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज के बीच में डिफरेंस। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको इथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी का एक इंट्रोडक्शन मात्र दिया था, सब्जेक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन अब हम सब्जेक्ट में थोड़ा डीप घुसेंगे और अब हम यूपीएससी के हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हम सीधे सीधे यूपीएससी के टॉपिक्स पे आएंगे जो यूपीएससी ने सिलेबस पे टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको इथिक्स, मोरल और वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये सबसे हॉट टॉपिक होता है इथिक्स में। आपको इथिक्स, मोरल और वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस समझने में हमेशा दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि इथिक, मोरल और वैल्यूज़ को हम अमूमन एक ही तरह से एक ही पर्याय में यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ इथिक्स, मोरल और वैल्यूज़ को हम एक ही तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस है, क्योंकि अगर हमको ये तीनों शब्द का एक ही मतलब होता, हमें एक ही तरह से इन तीनों शब्द को ट्रीट करना होता, तो ये एक ही शब्द होते, ये तीन अलग अलग शब्द ना होते। ये तीन अलग अलग शब्द हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है। वही डिफरेंस मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप क्लियरली इथिक्स, मोरल और वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और ये सारे जो डिफरेंस हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि बिकॉज एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझ पाएंगे। मैं कितनी भी थ्योरी आपको बता दूं, कोई कितनी भी थ्योरी आपको बता दे, आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपरली मार्क करके आपको बताया ना जाए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो इथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं कि मॉरल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पिछले जो हमारा वीडियो है उसमें हमने इनका डेफिनेशन देख लिया था। फिर एक बार डेफिनेशन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले इथिक्स क्या है दोस्तों? एक ये ब्रांच है फिलॉसफी की जो एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन करती है फ्रॉम द राइट पॉइंट ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। मतलब कि इथिक्स एक ऐसी स्टडी है जो ह्यूमन एक्शंस को उसके राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस के स्टैंडर्ड्स पे टेस्ट करती है। एक तरह से जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो अप्लाई करती है ह्यूमन एक्शंस पे। और उन ह्यूमन एक्शंस को वो बताती है कि ये सोसाइटी के हिसाब से सही है या गलत है। जस्ट इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मोरल क्या है दोस्तों? मोरल दोस्तों इंडिविजुअल या किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो उसे बताते हैं कि जो वो करने जा रहा है वो सही है या गलत है। मोरलिटी इज ऑल अबाउट दोज स्टैंडर्ड्स दैट अ ग्रुप और अ पर्सन हैज़ अबाउट व्हाट इज गुड एंड इविल एंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। मतलब आपके जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको बताते हैं कि भाई जो आप काम करने जा रहे हो वो सही है कि गलत है। दोस्तों इसमें पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए वैल्यूज। दोस्तों वैल्यूज मैंने क्या बताया था? डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी को हम वैल्यू कहते हैं। तो ये तीन तो डिफरेंस हो गए। ये ये जो थिंग है दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। ये कोई वस्तु हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू इज अबाउट गिविंग इंपॉर्टेंस टू समथिंग। चलिए ये डिफरेंस हो गया। ये तो इसके डेफिनेशंस हो गए। अब दोस्तों हम डिफरेंस पे आते हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एक एयरफोर्स पायलट है और अमेरिका का पायलट है। उसको जापान पे बॉम्ब गिराने का काम दिया गया और इसको पता नहीं है, जब ये विमान लेके उड़ा तो इसको एक मिशन दिया गया कि तुम्हें जापान पे जाके बॉम्ब गिराना है। लेकिन इसको पता नहीं है कि एक्चुअली में ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जा रहा है जापान पे। चलो ठीक है, प्लेन लेके उड़ता है। जब ये जापान के ऊपर जाता है तो इसे अपने पीयर्स या कोलीग से पता चलता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जा रहा है जापान पे। दोस्तों देखिए अब इसके साथ क्या हो गया। एक तरफ ये अपने देश के लिए, अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने अपने देश को जंग जिताने के लिए जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके मन में ये उथल-पुथल चल रही है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब से हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग मारे जाएँगे, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाएँगी इस बॉम्ब गिराने से।
और इसी वजह से इसके मन में अब एक डिलेमा चल रहा है। डिलेमा किस में चल रहा है कि ये अपनी ड्यूटी फॉलो करे, कि बॉम्ब गिरा दे, कि ये अपने मन की बात सुने, अंदर की बात सुने कि बॉम्ब न गिराए और लोगों को मरने से बचा ले। तो दोस्तों अब इसी बैकग्राउंड में हम इथिक्स और मोरल्स के बीच का डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। एक तरफ इसके ऊपर है पेट्रियोटिज्म, देश की सेवा, देश की जीत इस जंग में, और दूसरी तरफ है हजारों लाखों बेगुनाहों की जिंदगी, जिनका शायद इस जंग से कुछ लेना देना नहीं, जो एक आम सिविलियन है। तो अब ये जो पायलट है, अब ये क्या चुनेगा? तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस एग्जाम्पल में इथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज कहाँ कहाँ आता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा। एक लड़की है और उसके घर वाले, उसका समाज चाहता है कि वो अपने ही कास्ट में, अपने बिरादरी में शादी करे, लेकिन उसका जो मन है वो किसी और व्यक्ति से वो प्रेम करती है, जो कि उसके कास्ट का, उसके कम्युनिटी का नहीं है। तो अब इसको शादी करनी है और इसको शादी में इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। एक जो जिससे शादी करने के लिए इसकी फैमिली, इसका समाज कह रहा है, और दूसरा जिससे ये प्रेम करती है। तो यहाँ भी दोस्तों एक तरफ सामाजिक जो इस प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो इसके ऊपर हावी हैं, इसके फैमिली की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए। एक तरफ इसका मन है जो कि कह रहा है नहीं, ये उसी लड़के से शादी करना चाहेगी जिसको वो पसंद करती है। तो चलिए दो एग्जाम्पल दोस्तों दिमाग में रखिए, और अब हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि इथिक्स, वैल्यूज और मोरल्स कहाँ कहाँ, कैसे कैसे इन एग्जाम्पल्स पे अप्लाई होता है और कैसे डिफरेंट है वो एक दूसरे से। चलिए तो पहला डिफरेंस लेते हैं कि इथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, इथिक्स हमको बताती है हाउ यू शुड बिहेव और एक्ट। देखिए अब जो फाइटर पायलट है, उसके एग्जाम्पल, उसके केस में उसका जो मिलिट्री इथिक्स है, प्रोफेशनल इथिक्स है, उसका जो मिलिट्री का कोड है, वो उसे बता रहा है कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है और तुम्हें जो ड्यूटी दी गई है वो कर देना है, और तुमको बस अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है, अपने मन की बिल्कुल नहीं सुननी है। तो ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो उसको बताता है कि भैया तुम्हें करना क्या है, तुमको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एक्ट करना है इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। और यहाँ उसके जो मिलिट्री इथोस है, इथिक्स है, वो उसे कह रही है कि तुम्हें जो ड्यूटी दी गई है वो करना है। चलिए ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब आती है मोरल की बात। मोरल मतलब उसका पर्सनल ओपिनियन, उसके इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स, उसके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड, उसके मन की बात, एक तरह से मन की बात अंदर से उसके आ रहा है कि नहीं, मैं इन बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकता हूँ। उसके मन में दुविधा पैदा हो गई है, एक डिलेमा पैदा हो गई है कि मैं कैसे इन हजारों लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मार दूँ। ये मैं नहीं कर सकता। मुझे हाउ आई शुड बिहेव और एक्ट, मतलब कि अंदर से उसके आ रहा है कि मुझे इन्हें नहीं मारना चाहिए, इनको मारना गलत है। तो अब ये इसकी मोरालिटी है दोस्तों, जो इसके अंतरात्मा की आवाज़ है जो कह रही है इन्हें नहीं मारना है, वो इसके मॉरल्स हैं। तो इसका इथिक्स क्या है दोस्तों? पैट्रियोटिज्म, मिलिट्री इथिक्स इसका इथिक्स है। मोरल्स क्या है? काइंडनेस, ही इज़ अ काइंड पर्सन, काइंडनेस, और लव फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमैनिज्म, ये इसका मॉरल्स हैं। लेकिन इसके इथिक्स क्या है दोस्तों? इसके इथिक्स है मिलिट्री इथिक्स, पैट्रियोटिज्म, लव फॉर कंट्री, ये इसके इथिक्स है। अब ये इसके इथिक्स और वैल्यूज के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों वैल्यूज कहाँ आते हैं। दोस्तों वैल्यूज कहता है आई विल बिहेव और एक्ट लाइक दिस, मतलब अब इसको या तो बॉम्ब गिरा देना है या तो इसको विमान मोड़ के वापस चले जाना है। अब इन दोनों में से वो जिस चीज़ को चुनेगा वो डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब कि ये अपने पैट्रियोटिज्म या फिर अपने वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ में किसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है, वही उसके वैल्यूज़ हैं दोस्तों। मतलब जब उसके पास चॉइस है कि
वो या तो बॉम्ब गिरा के अपने देश की सेवा करे, या तो बॉम्ब न गिरा के अपना अपना विमान मोड़ के चला जाए और लाखों लोगों को मरने से बचा ले। अब इन दोनों में से उसको कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यूज़ पे। और उसकी वैल्यूज़ दोस्तों कैसे पनपती है, उसकी ये वैल्यू सिस्टम कैसे बनी, ये कैसे पता चलेगा कि इस पायलट का के वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे बने। दोस्तों ये डिपेंड करता है उसके सामाजिक, सोसाइटी और फैमिली के जो परिवेश हैं उस पे। अगर दोस्तों वो किसी ऐसी सोसाइटी से है जो बहुत पीसफुल है, जहाँ लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, जहाँ लोग बहुत ही इगैलिटेरियन तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, जहाँ इसने किसी को मरते हुए किसी को हिंसा में मरते हुए नहीं देखा, जहाँ सब पीसफुली रहते हैं, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे ह्यूमन लाइफ को प्रेफ़रेंस देगा। लेकिन अगर वो किसी ऐसी सोसाइटी में रहा है जहाँ पे सिर्फ़ हिंसा हुई है, जहाँ बाहर के लोगों ने या फिर शायद इसी कंट्री के लोगों ने जहाँ ये बॉम्ब गिराने जा रहा है, उसकी कंट्री पे काफ़ी अत्याचार किया, उसकी कंट्री काफ़ी लोगों को मारा हो, तो दोस्तों उसके ऊपर पैट्रियोटिज़्म हावी रहेगा और उसकी वैल्यू सिस्टम में पैट्रियोटिज़्म रहेगा। वो पैट्रियोटिज़्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगा, तो इससे इसका वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। उसके जो परिवेश होते हैं, सामाजिक जो कंडीशन सिचुएशंस होते हैं, उससे उसकी वैल्यूज़ सिस्टम जो है वो डेवलप करता है। तो अब ये जो पायलट है, ये इसी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से एक्ट करेगा। और अगर उसके लिए ह्यूमन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वो बॉम्ब नहीं गिराएगा, वो मोड़ के चला जाएगा। और अगर उसके लिए उसके देश की रक्षा, उसका पैट्रियोटिज्म, उसके देश का अभिमान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो बॉम्ब गिरा के इस युद्ध को ख़त्म करना चाहेगा। एट द सेम टाइम दूसरे एग्जाम्पल में जो लड़की है, उसकी तरफ एक तो सामाजिक प्रेशर है, मतलब जो समाज उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जो समाज ने जो सोसाइटी ने जो प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उस लड़की के लिए कि तुम्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। समाज ये कहता है कि तुम्हें अपने ही कास्ट के लड़के से शादी करनी है, दूसरे कास्ट के लड़के से तुमको शादी नहीं करनी है। दैट इज हिज हर सोशल इथिक्स। लेकिन दोस्तों चूंकि वो दूसरे लड़के से प्यार करती है, तो उसका जो मॉरल है वो है फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो अब वो अंदर से अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात सुन, अपने मोरल, अपने अंतरात्मा की बात सुन रही है, और वो ये सोच रही कि नहीं, मैं फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सरसाइज करूंगी और मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो अब दोस्तों ये जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं और जो उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब जो इथिक्स हैं और जो मोरल्स हैं उसके, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। और अब दोस्तों वो क्या डिसीजन लेगी, दैट इज डिपेंड ऑन हर वैल्यूज। मतलब अगर उसने अपने समाज में ऐसा होते हुए देखा है, ऐसा देखा है कि उसके समाज में अमूमन लड़कियां जो दूसरे कास्ट के अदर कम्युनिटी के लड़कों से शादी कर लेती हैं, थोड़ा सोसाइटी नाराज होती है लेकिन बाद में वो शांत हो जाती है, बाद में एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसकी वैल्यू सिस्टम क्या होगी, इट इज़ ओके टू एक्सरसाइज हर फ्रीडम ऑफ चॉइस। और किसी बाहर या अदर कास्ट के लड़के से शादी करने में बहुत बुराई नहीं है, थोड़ी आलोचना समाज कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा, तो वो उस लड़के से शादी कर लेगी। बट अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि समाज इसके शादी करने से, बाहर के लड़के से, अदर कास्ट के लड़के से, इसकी फैमिली और इसका टोटल सोशल बॉयकॉट कर देगा, देन द वैल्यू सिस्टम विल बी डिफरेंट। अगर इस लड़की को ये लगता है कि मेरे बाहर के लड़के शादी करने से समाज मेरे घर वालों को, मुझे सोशल बॉयकॉट कर देगा, उनका समाज में रहना दुश्वार हो जाएगा, इस तरह की सोसाइटी, इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर उसने अपने अगल बगल देखे, तो डेफिनेटली हर वैल्यू सिस्टम विल बी डिफरेंट। और वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को ना चुन के वो सामाजिक जो प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको चुनेगी और उस लड़के से शादी कर लेगी जो कि उसके माँ बाप ने, उसके समाज ने उसके लिए चुना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि इथिक्स इज समथिंग दैट प्रिंसिपल स्टैंडर्ड दैट हैज बीन मेड बाय सोसाइटी। मोरल्स क्या हैं, सम प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड दैट हैज बीन मेड बाय योर इंटरनल कॉन्शियसनेस। और वैल्यू क्या है, आप किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। आई विल बिहेव और एक्ट लाइक दिस, आप अपने मॉरल्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और या फिर आप अपने इथिक्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग बिहेव करें। जैसे कि इंडिया में अगर है, तो इस लड़की का
इथिक्स मतलब कि जो समाज समाज में का प्रेशर जो है वो शायद इस लड़की के ऊपर हावी रहे, लेकिन अगर ये यूएस में है तो ये सामाजिक प्रेशर इसके ऊपर हावी नहीं रहेगा और इसके जो मोरल्स हैं वो इसके ऊपर हावी रहेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के वैल्यू सिस्टम होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये तो पहला डिफरेंस है इथिक्स, मोरल और वैल्यूज में कि ये होते क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आइए दूसरे सिस्टम, दूसरे डिफरेंस के बारे में। वाई वी डू इट, हम इथिक्स, मोरल या वैल्यूज को क्यों फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, इथिक इस एग्जाम्पल में इथिक्स को पहले हम एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फाइटर जेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फाइटर पायलट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें वो इथिक्स क्यों फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली दो पॉइंट हो सकते हैं, टू सर्व हिज कंट्री और दूसरा टू अवॉइड डिसिप्लिनरी एक्शन। देखिए इन दोनों केस में हम इथिक्स फॉलो कर रहे हैं। पहला कि वो ये मानता है कि हमारी मेरी कंट्री, मेरी सोसाइटी मुझे कहती है कि मुझे जापान में एटम बॉम्ब गिराना है, तभी मेरे समाज और मेरी कंट्री का भला होगा। अगर ये इस चीज़ को बहुत ही प्रगाढ़ता से मानता है तो वो जाके बॉम्ब गिरा देगा। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उसे लगता हो कि अगर मैं बॉम्ब नहीं गिराऊंगा और मैं विमान मोड़ के चला जाऊंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, कोर्ट मार्शल हो। तो उसका जो इथिक्स है, प्रोफेशनल इथिक्स, उसका समाज, उसका देश उससे ये कह रहा है कि तुम्हें बॉम्ब गिराना है, इसीलिए वो जाके बॉम्ब वहाँ गिराना चाहता है। मोरस को हम क्यों फॉलो करते हैं दोस्तों। अब इस एग्जाम्पल में मोरस को इसलिए फॉलो किया जा रहा है कि उसकी अंतरात्मा कह रही कि नहीं, अगर तुम यहाँ बॉम्ब गिरा दोगे तो बहुत सारे मासूम मारे जाएंगे, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बूढ़े, बहुत सारे जवान मारे जाएंगे। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है। किसी की जान लेना, खासकर उस व्यक्ति की जान लेना जो इनोसेंट है। किसी फौजी की जान अगर लेनी होती, किसी दूसरे फाइटर प्लेन को गिराना होता तो वो बात अलग थी, लेकिन यहाँ तुम उन लोगों की जान ले रहे हो जो तुमसे लड़ नहीं रहे हैं, निहत्ते हैं, अपनी अपने अपने जीवन को सुचारू रूप से जी रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे अंतरात्मा में कह रही है कि इन मासूमों को मारना गलत है, इसीलिए हम अपने मॉरल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों अब इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो हमारा वैल्यू एक्शन में आता है और हमें इस चॉइस, इन दोनों के बीच में चॉइस लेने के लिए कह रहा है। और हम अपने वैल्यूज़ के हिसाब से, दोस्तों अब ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा, हम अपने वैल्यूज़ को क्यों फॉलो करते हैं। अगर हमें अपने देश की सिक्योरिटी, देश की संप्रभुता, हमें पेट्रियोटिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है तो हम बॉम्ब गिरा देंगे। अगर हमारे लिए इन लोगों की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये पायलट या हम बम नहीं गिराएंगे। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि अगर मेरे लिए इन लोगों की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि ये लोग, मासूम लोग मर जाएं मेरे बॉम्ब गिराने से, लेकिन मुझे डर की वजह से, अपने देश सोशल प्रेशर की वजह से इनके ऊपर बॉम्ब गिराना पड़े, मतलब अपने वैल्यू सिस्टम से हट के काम करना पड़े, तो मेरे साथ क्या होगा। तो दोस्तों इससे होगा फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट। इससे आप गिल्ट फील करेंगे, डिप्रेशन फील करेंगे, और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको और डीमोटिवेट करेंगी, जिसकी वजह से दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराने वाला पायलट था वो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये चीज़ें आपको फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, आपको 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 एग्जस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें, इससे अगर आप अपनी वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो उससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको, और जिससे आप एक अच्छी लाइफ नहीं रह पाएंगे। इवन पीपल कमिट सुसाइड भी कर लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, जो ये लेडी हैं जिनको शादी करनी है, अगर वो दोस्तों अपनी फैमिली के कहे हुए, अपने सोशल इथिक्स को फॉलो करके उस लड़के से शादी कर लेती हैं जिसे पसंद नहीं करती, और अपने मोरल्स को साइड में रख लेती हैं और उसी लड़के से शादी करती हैं जिसे वो पसंद नहीं करती, जो 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 समाज ने उसके लिए चुना है, तो यह, और वो एक्चुअल में शादी करना चाहती है उस लड़के से जिसे वो प्यार करती है, जिसे वो पसंद करती है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। और चूंकि ये मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस की वैल्यूज़ को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हैं, लेकिन इन्होंने सामाजिक प्रेशर में आके दूसरे लड़के से शादी किया, तो इससे एक फीलिंग ऑफ गिल्ट,
फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इनके अंदर आ सकता है, जिससे दोस्तों बहुत जगह शादियों में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, शादियां चल नहीं पाती, सुसाइड होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो यही रीज़न है दोस्तों, जब इथिक्स और मोरल एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं और लोग अपने वैल्यू सिस्टम से हट के काम करते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंसान को अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, डिप्रेशन एंड लीड अ गुड लाइफ। अगर वो वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ही कैन लिव हैप्पीली। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अब इन तीनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी जब हम आगे चलेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूथैनेसिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक डॉक्टर है, उसका पेशेंट है जो टर्मिनली इल है, वो मरने वाला है। अब दोस्तों डॉक्टर के सामने दो चॉइस हैं। एक तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे इंजेक्शन अपने पेशेंट को दे दे जिससे वो इसकी पीड़ा पेशेंट की ख़त्म हो और वो डेथ कर जाए। लेकिन इसका मेडिकल इथिक्स कहता है कि इसको ऐसा नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ इसके मेडिकल इथिक्स और इसके मॉरल्स, इसका मॉरल क्या है कि उसे अपने पेशेंट को सफ़र नहीं करने देना है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करेगा और इसका वैल्यू सिस्टम अगर ये कहता है कि मेरा मेडिकल एथिक्स ही सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये अपने पेशेंट को इसी तरह सफ़र करने देगा। लेकिन अगर इसका मॉरल ये कहता है, इसके वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने पेशेंट को सफ़र नहीं करने देना है, तो ये अपने पेशेंट की को एक स्लो पॉइजन दे के मार देगा और उसे उस पीड़ा से, उस कष्ट से बचा लेगा। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल था। यूथनेसिया पे बहुत डिबेट चल रहा है, तो दोस्तों आप इथिक्स, मोरल और वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में इसको देख सकते हैं और एग्जामिनेशन में अगर इस पे ऐसे या कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए सब एक और महत्वपूर्ण चीज़, इथिक्स, मोरल, वैल्यूज़ आते कहाँ से हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम। देखिए इथिक्स हमेशा एक्सटर्नल होता है दोस्तों। फाइटर पायलट जो है, फाइटर पायलट का इथिक्स कहाँ से आ रहा है, उसके मिलिट्री कोड ऑफ इथिक्स से आ रहा है, उसके कंट्री से आ रहा है, कंट्री ने जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है, उसकी सोसाइटी ने जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है, वहाँ से आ रहा है। तो इथिक्स का जो सोर्स है वो प्रोफेशनल होता है, वो सोशल सिस्टम के थ्रू इथिक्स आता है। मॉरल्स कहाँ से आते हैं दोस्तों, मॉरल्स उसके अंदर से, इंटरनल कॉन्शियसनेस से उसके आ रहा है। उसकी अंदर की फीलिंग कह रही है कि भैया हमको हिंसा नहीं करनी है, हमें निर्दोष लोगों को नहीं मारना है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको नहीं मारना है। ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, उसके उसके अंदर आत्मा से आ रही है, उसकी इंस्टिंक्ट से आ रही है, उसकी कॉन्शियसनेस से आ रही है। तो मोरालिटी का जो सोर्स होता है वो इंटरनल होता है दोस्तों। और वैल्यूज दोनों दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सराउंडिंग। मतलब कि आप जिस परिवेश में हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसकी कंट्री पे बहुत सारे जापान ने अटैक किया, यहाँ जापान घुस के बहुत लोगों को मारा, इसने अपने लोगों को जापान के आर्मी के हाथों मरते हुए देखा है, तो इसकी वैल्यू सिस्टम कहेगी कि इसको पैट्रियोटिज्म इसके ऊपर हावी रहेगा और वो पैट्रियोटिज्म को वैल्यू देगा और वहाँ पे बॉम्ब गिरा देगा। और अगर इसने ऐसा कुछ देखा नहीं है, ये हमेशा पीसफुल लाइफ जिया है, अगल बगल के लोगों को खुशहाल देखा है, तो डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ इसके लिए ज़्यादा मैटर करेगा। तो वैल्यूज़ का सोर्स क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल और इंटरनल आप दोनों कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ एप्लीकेशन, देखिए दोस्तों अब ये अप्लाई कहाँ होता है। देखिए इथिक्स दोस्तों प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई किया जाता है, जैसे मिलिट्री इथिक्स मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिर मेडिकल इथिक्स मैंने आपको, मिलिट्री इथिक्स, फिर मेडिकल एथिक्स मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिलिट्री एथिक्स एग्जांपल दिया। जो लॉयर्स का है वो उनका अलग इथिक्स है, लॉ इथिक्स। फिर दोस्तों इन्वायरमेंट इथिक्स है, बिजनेस इथिक्स है। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, प्रोफेशंस हैं, उनके इथिक्स अलग अलग हैं। तो ये जो इथिक्स है वो प्रोफेशनल लेवल पे अप्लाई किया जाता है, सोसाइटल लेवल पे अप्लाई किया जाता है। मोरालिटी दोस्तों क्या है, पर्सनल लेवल पे अप्लाई किया जाता है। मोरालिटी जैसे काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये आप पर्सनल लेवल पे अप्लाई करते हैं। हालांकि देखिए इथिक्स भी ऑनेस्टी बोलता है, काइंडनेस बोलता है। तो दोस्तों ये जहाँ जहाँ
जहाँ जहाँ ओवरलैप करते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो मोरलिटी जो है वो दोस्तों पर्सनल लेवल पे काम करती है, और वैल्यूज़ दोस्तों प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल दोनों पे काम करता है। अब आप सोचेंगे यार ये वैल्यूज़ दोनों पे काम कैसे करता है? इंटरनल एक्सटर्नल तो होता है, ठीक है भैया, आप जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश आपको क्या सिखाता है ये पे डिपेंड करता है कि आपके वैल्यूज़ क्या होंगे। लेकिन ये प्रोफेशनल लेवल और पर्सनल लेवल पे कैसे होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल लेवल पे आपने देखा होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, और विजन डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ की बात की जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और थ्राइव करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हर ऑर्गेनाइजेशन अमूमन दोस्तों इसके लिए स्ट्राइव करती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विसेज दे रही है, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ हो। इसीलिए वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्राइम इंपॉर्टेंस देती है, और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ में आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन पाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था प्रोफेशनल वैल्यूज़ का। पर्सनल वैल्यूज़, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया, काइंडनेस, ऑनेस्टी, जो कि आपके आसपास के, आपके सोसाइटल, आपके फैमिली के परिवेश से आपको मिलता है, और आप उसी को मद्देनज़र रखते हुए चॉइस, आप उसी को मद्देनज़र रखते हुए चॉइस चॉइस लेते हैं कि भैया हमको इथिक्स, मोरल्स या फिर के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने मोरल्स को फॉलो करना चाहिए या हमें सोसाइटल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए? इसके बीच में जो चॉइस लेते हैं आप, वो क्यों लेते हैं? बिकॉज़ आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो वही आपकी वैल्यू सिस्टम को दर्शाता है। अब देखिए दोस्तों, एथिक्स को क्या कोडिफाई किया जाता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोड ऑफ एथिक्स होता है, जैसे सीसीएस कंडक्ट रूल है। सीसीएस कंडक्ट रूल क्या होता है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल होता है, जो बताता है भैया कि आपको जब सरकारी नौकरी आप करेंगे, तो आपको सेंट्रल सर्विसेज की नौकरी करेंगे तो आपको कैसे रहना है, किस तरह से रहना है। आपको आपको छुट्टी के समय बाहर मारपीट नहीं करनी है, आपको ऑफिस टाइम में कोई और काम नहीं करना है, किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में आप सरकारी नौकर रहते समय नहीं एंटर कर सकते। ये सारी चीज़ें सीसीएस कंडक्ट रूल में आती हैं। तो ये एक तरह से एथिक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर अप्लाई करता है, और इसे कोडिफाई किया गया है सीसीएस कंडक्ट रूल में। मोरल्स दोस्तों, मोरल्स को कोडिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके पर्सनल होते हैं। आप अपने पर्सनल मोरल्स को कोडिफाई क्यों करेंगे? वो तो आप खुद भी जान रहे हैं। वैल्यूज़ दोस्तों, वैल्यूज़ को कोडिफाई किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ को कोडिफाई करके जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि वो उसी वैल्यूज़ के लिए काम करेंगे, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्रे एरिया। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रिक्टली एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मोरल भी है। हो सकता है वो मोरल बिल्कुल ना हो, या उल्टा भी होता है। कोई व्यक्ति अगर स्ट्रिक्टली अपने मॉरल्स को फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है वो एथिकल ना हो। 50% तो आपने ये समझ ही लिया होगा। और इन दोनों के बीच में जो चॉइस ली जाती है, इन दोनों के बीच में जो ऑप्शन ऑप्शन एक्सरसाइज करता है व्यक्ति, वो उसके वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। दोस्तों, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोरल और एथिक्स के बीच में ही व्यक्ति ऑप्शन एक्सरसाइज करे। हो सकता है ऑप्शन व्यक्ति दो मोरल्स के बीच में ऑप्शन एक्सरसाइज करे, जैसे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। कोई व्यक्ति ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कोई व्यक्ति अपने अपने अगर काम से ऑनेस्ट है, लेकिन उसे उसमें अपनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्राइवेसी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, तो हो सकता है हो सकता है उन दोनों में से कोई एक चीज़ उसको चुननी पड़े। जैसे कोई पत्रकार है, उसको मान लीजिए कोई एक ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन उस रिपोर्टिंग के दौरान वो देख रहा है कि उसी के फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है। तो अब देखिए, यहाँ जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी प्राइवेसी है और उसकी ऑनेस्टी है, दोनों मॉरल हैं, मॉरल चीज़ें हैं दोस्तों। एक तरफ फैमिली की प्राइवेसी, एक तरफ ऑनेस्टी, तो उसको दोनों में से एक चीज़ चुननी है। अगर वो अपने प्रोफेशन को ज़्यादा प्यार करता है तो वो ऑनेस्टी चुनेगा, अगर वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्यार करता है तो उनकी प्राइवेसी चुनेगा, और एक सही रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो ये दोस्तों, जो आपके वैल्यू सिस्टम है, वो आपके इथिक्स, मोरल्स अक्रॉस द लाइन काम करते हैं। आपको हो सकता है दो इथिक्स में एक चुनने को मिले, हो सकता है आपको दो मोरल्स में एक को चुनने को का ऑप्शन आपको मिले, उसके बीच में आपको डिलेमा हो, तो वहाँ आपके वैल्यू सिस्टम काम करते हैं दोस्तों। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
अब दोस्तों ये जो ग्रे एरिया मैंने बात किया है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों, कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा कि देखो यार, तुमने भी वही शिक्षा ली है जहाँ पांडवों ने लिया। तुमने भी द्रोणों से शिक्षा प्राप्त की है। तुम्हें भी वेद धर्म सबका ज्ञान है। तुम भी अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों की इज्जत करते हो, तो तुम एथिकल भी हो, तुम मोरल भी हो, लेकिन फिर तुम गलत काम क्यों करते हो? तो दोस्तों उस पे दुर्योधन ने जो बात कही, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वैल्यूज़। दुर्योधन ने कहा कि देखिए भगवान, आप कृष्ण, आप तो भगवान हैं, आपको पता है कि मुझे इथिक्स भी मालूम है, आपको पता है मुझे मॉरल्स भी मालूम है, लेकिन ये दोनों मुझे अपील नहीं करती, ये दोनों मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। मुझे मटेरियलिस्टिक गेन्स, जेलसी, ईर्ष्या, ये सब अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब भी पांडु कोई गेन मतलब खुश रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दुखी हो जाता हूँ, और इसी वजह से मैं उनका नुकसान चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये सब अधर्म है, मुझे पता है द्रौपदी का चीरहरण अधर्म था, पता है जुआ खेलना अधर्म था, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए अच्छी लगती है कि ये पांडवों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो मुझे धर्म अधर्म सब मालूम है, लेकिन वो मुझे अपील नहीं करती, वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसीलिए मैं इसीलिए मैं उन्हें फॉलो नहीं करता, क्योंकि मुझे जो चीज़ ज़्यादा आकर्षित करती है अपनी तरफ, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो क्या है? मटेरियलिस्टिक गेन्स और जेलसी, और जो पांडवों का पतन जो है, पांडवों का जो डिग्रेडेशन है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित होता हूँ। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है कि आप एथिकल मोरल तो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप अपनी वैल्यू सिस्टम की वजह से इथिक्स और मोरल्स को फॉलो न करते हो, और आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि सही नहीं है, जो कि समाज के लिए गलत है, जैसे कि मटेरियलिस्टिक गेन्स, जेलसी, किसी का डिग्रेडेशन, वायलेंस, ये सारी चीज़ें। तो ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पे हम इथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज़ के बीच में और डिफरेंस समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इथिक्स, मोरल और वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ओवरलैपिंग है दोस्तों। दोस्तों देखिए, जब आप बात मैं अगर कहूँ ऑनेस्टी, ठीक है दोस्तों, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऑनेस्टी इज़ अ मोरालिटी, मैं ये भी नहीं कह सकता ऑनेस्टी इज़ अ एथिक्स, मैं ये भी नहीं कह सकता ऑनेस्टी इज़ अ वैल्यू। ये इनफैक्ट तीनों ही है, बस ये डिपेंड करता है कि ऑनेस्टी कहाँ एक्सरसाइज की जा रही है। जिस जगह पे ऑनेस्टी को एक्सरसाइज किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ऑनेस्टी मॉरल है, कि इथिक्स है, कि वैल्यू है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑनेस्टी ही नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, प्राइवेसी हो गया, काइंडनेस हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, कंपैशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इथिक्स, मोरल और वैल्यूज सब जगह यूज़ की जा सकती है। बस ये डिपेंड करता है कि हम उसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं। उसे हम इथिक्स कब कहेंगे, ये डिपेंड करेगा हम उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसे हम मोरल कब कहेंगे, जब हम उसे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और उसे हम वैल्यूज़ कब कहेंगे, जब वो भी डिपेंड करेगा कि हम उसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ये कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, कहाँ हम इसको तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले क्लाइंट प्राइवेसी, ये एग्जांपल लेते हैं हम। एक मान लीजिए वकील है और उसका एक क्लाइंट है, ठीक है। अब देखिए, क्लाइंट ने कुछ कुछ गुनाह किया है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है। अब जो वकील है उसको इसके एक्टिविटी के बारे में पता है, लेकिन वकील है, इसका जो प्रोफेशनल इथिक्स है, जो वकीलों का इथिक्स है, वो इसे कहता है कि तुम्हें अपनी क्लाइंट प्राइवेसी बना के रखनी है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोफेशनल इथिक्स है वो क्या कर रहा है? प्राइवेसी बना के रखनी है। ये भी यही मानता है कि मैं जब अपने क्लाइंट से बात करूंगा तो मुझे उसकी प्राइवेसी बना के रखनी है। तो इसके मॉरल्स भी कहते हैं कि प्राइवेसी बना के रखनी है। चलिए, अब कोई एक व्यक्ति आता है, एक इसकी अपोजिट पार्टी आती है, और जितना इसने फीस दिया है उसका 5 गुना फीस इनको देती है, और कहती है कि इसके जो अपराध किए हैं, जो इसने सबूत तुम्हें दिए हैं, वो हमें दे दो। तो अब इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में ये व्यक्ति क्या करेगा, ये लॉयर क्या करेगा? ये लॉ ने डिसाइड किया कि 5 लाख रुपए नहीं लेगा, और ये जो अपना क्लाइंट है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बना रहेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ का जो इसका वैल्यू सिस्टम है, जो इसने एक्ट किया, जिस एक्ट को इम्पोर्टेंस दिया, वो भी ये कहता है कि इसकी प्राइवेसी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो प्राइवेसी है वो आपका इथिक्स भी है, मॉरल्स भी है, और वैल्यूज़ भी है।
चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इससे ना समझ में आया तो। सपोज करिए कि एक टीचर हैं और उनका बच्चा जो है वो कुछ बच्चों का एग्ज़ाम ले रही है और उनका बच्चा भी बैठा है। टीचर को पता है कि मैं उनके बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं है, वो शायद फेल हो जाए। लेकिन ये इस एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम ले रही है, वहाँ उनका बच्चा ही बैठा है, पेपर हो रहा है, इनको पता है बच्चे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो चाहें तो उसको बता सकती हैं। लेकिन अब जो स्कूल है, जो स्कूल का एथिक्स है, इनका प्रोफेशनल जो एथिक्स है, वो ये कहता है कि यू हैव टू एक्ट ऑनेस्टली, इम्पार्शली, फेयरली, और किसी बच्चे की आपको हेल्प नहीं करनी है। ठीक, मैम का भी यही मानना है कि आई हैव टू एक्ट इम्पार्शियली, फेयरली, ऑनेस्टली, मुझे किसी बच्चे की हेल्प नहीं करनी है। लेकिन अब ग्लिच कहाँ आता है? अब ग्लिच यहाँ आता है कि मैम ये सोच रही हैं कि अगर ये अपने बेटे की हेल्प नहीं करेंगी तो वो फेल हो जाएगा, उसका करियर खराब हो सकता है। तो मैम क्या करेंगी? अगर मैम इस बच्चे की हेल्प कर देती हैं, अपने बेटे की हेल्प कर देती हैं, तो ये जो इनका वैल्यू सिस्टम है वो इन चीज़ों को नहीं मानता। वो मानता है कि पुत्र मोह, बेटरमेंट ऑफ किड, बेटरमेंट ऑफ माई सन इज आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करती और ये अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताती हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो इनके वैल्यूज़ में भी आपको दिखेगा। तो यहाँ तीनों जगह आपको ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस दिखने को मिल सकता है, स्कूल इथिक्स में भी, इनके मॉरल्स में भी, और इनके एक्शंस में भी, माने इनके वैल्यूज़ में भी। तो दोस्तों ये था बेसिक डिफरेंस इथिक्स, मोरल और वैल्यूज़ का। दोस्तों मोरालिटी और वैल्यू पे हम एक डिटेल में चैप्टर अलग अलग पढ़ेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाएँ उसका आंसर आप देंगे, वहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया ताकि आपको इथिक्स, वैल्यूज़ और मोरल्स के बीच में क्लियर कट डिफरेंस पता चल जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।